ओके सो हमने पहला जो सेशन किया था दैट इज ऑल अबाउट द हेयर हेल्थ कि किस रीजन की वजह से हेयर लॉस होता है, हेयर लॉस क्या चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब हेयर लॉस के ऊपर तो ट्रीटमेंट हमें देनी है, सप्लीमेंट्स तो हमें खानी है, पर वो होता क्यों है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो वो हमने पहला सेशन किया था। अभी जो हम ये सेशन करने जा रहे हैं ये है हमारे वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड। वुमेन्स के लाइफ में फेजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं। तो हम हर एक वुमेन लाइफ के स्टेजेस के बारे में देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस होती है, क्या क्या हाइजीन कैसे हमें मेंटेन करना है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। अभी हम विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विल स्टार्ट विद द सेशन नाउ। सो वुमेन्स की लाइफ में मेन जो है 4 फेज होती है। पहली जो फेज है वो है इन्फल्ट एंड चाइल्ड हेल्थ। इसके बाद आता है अडोलेसेंस, वो बड़ी हो जाती है, वो एक अडल्ट लाइफ में आती है। फिर वो जो है एक्टिव एजिंग उनके अंदर शुरू होती है। फिर पेरीनेटल केयर। तो ये जो साइकिल है वो उनके लाइफ के अंदर जो है वो चलती रहती है। एक लेडी प्रेग्नेंट, एक लेडी बच्ची होती है, फिर उसकी अडल्ट हो जाता है, फिर उसकी मैरिड हो जाती है वो, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो डिलीवर करती है, फिर वो ओल्ड एज में चली जाती है। तो ये जो है लाइफ की साइकिल जो है लेडीज की लाइफ में चलती रहती है। अभी जब ये लेडीज ये स्टेजेस से गुजरती है तो उनके फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। वो मेंटली भी इनके यहाँ इस सारे स्टेजेस में बहुत ज्यादा मेंटल चेंजेस भी उनके होते हैं, और उसी के साथ साथ फिजिकल चेंजेस भी उनके लाइफ में बहुत ज्यादा आते हैं। नॉर्मली जब एक आधी बच्ची मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले अगर आप कोई भी लेडीज का बिहेवियर देखो तो वो बहुत ही बचपना होता है, बहुत ही अलग लेवल का होता है। बट जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लेडीज के अंदर शुरू हो जाती है तो उनकी मेंटल थिंकिंग भी जो है वो चेंज हो जाती है। उनकी जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें भी कई सारे चेंजेस जो है वो आने लगते हैं। ऑन एन एवरेज जो है 12 से 14 साल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है लेडीज के लाइफ में आना शुरू हो जाता है, और 45 टू 50 के एज में वो बंद हो जाती है। तो 14 से लेके 45 ये एक एवरेज एज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसके दौरान जो है ज्यादातर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आती है, और 45-50 के बाद वो मेनोपॉज के स्टेज में चली जाती है। तो हम क्या करेंगे, हर एक स्टेज के बारे में देखेंगे कि वुमेन्स के लाइफ में एक एक जो लाइफ स्टेज है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, और वो स्टेज के अंदर उनके लाइफ में क्या क्या मॉडिफिकेशंस आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि पहली स्टेज होती है आपकी टीनेज की। टीनेज के स्टेज में एक फेज चेंज होता है, बचपन से लेके आप अडल्टहुड में आते हो। तो टीनेज में जो है, जो टीनेजर्स होती है 12-13 साल की, इनमें फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। इनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। इनकी फिजिकल ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। बॉडी जो है उनकी बहुत ज्यादा अडल्ट में दिखने लगती है, बहुत ज्यादा मैच्योर जो है इनकी दिखने लगती है, और उनकी जो थिंकिंग है वो भी एक मैच्योर पर्सन की तरह चेंज होने लगती है। और इसी लाइफ में उनके पास आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो टिपिकली 28 डेज की होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है टिपिकली 28 डेज की होती है। उसमें से 7 डेज जो है, मैक्सिमम 7 डेज जो है वो मेंस्ट्रुएशन के होते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग होती है। इसके बाद अगले जो 2 दिन उसके होते हैं वो होते हैं कंसीव करने के लिए अच्छे दिन माने जाते हैं। मतलब एक आधी जो लेडी है वो प्रेग्नेंट कब हो पाएगी, जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत हो जाती है तब वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। अभी ये जो पीरियड्स का स्टार्टिंग टाइम होता है, या जो पीरियड्स आने का जो समय होता है, इसको मेनार्क कहा जाता है। तो मेनार्क मतलब क्या है, जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं उस कंडीशन को कहा जाता है, मेनार्क कहा जाता है। मेनार्क जो है वो तभी आता है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से बन जाती है और पूरी तरह से काम करना शुरू कर देती है, तभी जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत एक लेडीज के लाइफ में होती है। और मेंस्ट्रुएशन जो है मेनोपॉज की टाइम तक जो है वो चलता रहता है। मतलब 45-50 तक जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरिड आउट होती है। तो यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि मेनार्क मतलब पीरियड्स की शुरुआत कब होगी, जब फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी,
पूरी तरह से वर्किंग के कंडीशन में आएगी, तब जाके यहाँ पे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाता है। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैरिड आउट करने के लिए हार्मोन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अभी ये कौन से हार्मोन्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मेंस्ट्रुएशन के लिए, मतलब आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हेल्दी रहने के लिए, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए कौन से हार्मोन रिपोर्टेड होते हैं? तो पहला है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन जिसको प्रोलैक्टिन भी कहा जाता है, इस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्टेरोन है। अब ये नाम आपके याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये मैं आपको नहीं बता सकती, पर ये सुना होना बहुत जरूरी है और इसलिए मैं आपको इसके नाम बता रही हूँ। तो ये हार्मोन्स जो है वो आपके शरीर के अंदर पूरी तरीके से बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर बैलेंस रहेंगे तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल सही तरीके से कैरीड आउट होती है। इसके बाद ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके अंदर अभी हम फेजेस देखेंगे। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज की होती है, 28 दिन की होती है। बट दुख की बात ये है कि सिर्फ 15% औरतें ऐसी है, लेडीज ऐसी है कि जिनके शरीर के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चलती है। 85% लेडीज ऐसी है दुनिया में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रॉब्लम से गुजरती है। अब ये जो ब्लीडिंग रेट होता है, ब्लीडिंग डेज होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कितने दिन के होने चाहिए? 3 से 8 दिन, मतलब कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 8 दिन तक अगर ब्लीडिंग आपकी चलती है तो कोई बात नहीं, इट्स अ नॉर्मल कंडीशन, मतलब ये नॉर्मल है। यहाँ पे जो ब्लड लॉस होता है, मतलब हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अप्रोक्सीमेटली 30 से 80 ml जो है ब्लड लॉस आपके बॉडी से होता है ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन जो है बेसिकली 14th डे पे होता है। ओव्यूलेशन मतलब क्या है कि जब आपकी ओवरीज एग्स को रिलीज करती है और वो फर्टिलाइज नहीं हो पाती, तो ये जो एग रिलीज का जो प्रोसेस है इस कंडीशन को ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो ओव्यूलेशन नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे आता है। ये फर्टाइल विंडो भी कहा जाता है, मतलब यहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद उसके 14वें दिन में वहां पे अगर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वहां पे वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लेडीज को आजकल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है। अभी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प आने के जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से होता है, तो इसके लिए मेन 2 रीजन इन्वॉल्व है। पहला है प्रोटीन की कमी नहीं किया, अगर आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी है तो आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा आएंगे। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना जरूरी है, जैसे कि पहला टर्म है मेनोरिया। मेनोरिया मतलब क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है टाइम पे, 3 महीने 4 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मेनोरिया। सॉरी, इस कंडीशन को कहा जाता है एमनोरिया। मेनोरिया का मतलब है हेवी ब्लीडिंग, कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपको हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो इसको मेनोरिया कहा जाता है। और डिसमेनोरिया मतलब क्या है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपके पेट के अंदर दर्द बहुत ज्यादा होता है, इस कंडीशन को डिसमेनोरिया कहा जाता है। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन। नाउ दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आपको जो सैनिटरी नैपकिन है दिन में 2 से 3 बार चेंज करना है, मतलब एवरी 5 to 6 आवर आपको वो चेंज करना है। आपके जो अंडरगारमेंट्स है वो ड्राई आपको सनलाइट में सुखाने हैं। कोई भी ऐसे डार्क एरिया में मत सुखाइए, क्योंकि डार्क एरिया में जब अंडरगारमेंट सूखते हैं तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको यूटीआई हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर भी होने के चांसेस ज्यादा है। स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 बार नहाया कीजिए, अच्छे से आपके हाइजीन को मेंटेन कीजिए और क्लीन रहिए। और अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है इसके बारे में तो उसके रिलेटेड आप बात कीजिए। सारी चीजें मन में मत रखिए, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने का रीजन यही है कि लेडीज बोल नहीं पाती, थोड़ी सी डर जाती है कि कैसे हम इसके रिलेटेड बात करें।
तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, जस्ट टॉक टू योर फैमिली। आपके घर में जितने भी क्लोज वन है आपके, उनसे आप बात कर सकते हो। अभी आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या पॉइंट्स आपको मेंशन ध्यान देना है ताकि आप अच्छे से आपके हाइजीन को मेंटेन कर सको। पहला है आपका नैपकिन जो है वो रेगुलरली चेंज होना जरूरी है। एवरी 4 to 5 आवर, हर 4 से 5 घंटे में आपका सैनिटरी नैपकिन चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैनिटरी नैपकिन चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद दोनों टाइम आपके हाथ अच्छे से हैंड वॉश होना जरूरी है। कोई भी हाथों में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। हैंड वॉश प्रॉपरली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वार्म बाथ लीजिए, गर्म पानी से नहाया कीजिए और हीटिंग पैड का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पेट में दर्द होता है तो गर्म पानी से आप सेक दे सकते हो पेट को, या हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बट कोई भी ऐसे चीज इस्तेमाल मत कीजिए या पेन किलर्स मत खाइए, क्योंकि ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं। इसके बाद आपके जेनिटल एरिया को अच्छे से क्लीन कीजिए। इसके लिए इंटीमेट वॉश यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने जेनिटल एरिया को अच्छे से क्लीन किया तो आपके यूटीआई की जो प्रॉब्लम है, इवन आपको जो जेनिटल ईचिंग होती है, हेवी ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम है, वो आसानी से मैनेज हो जाएगी। इसके बाद दोनों पैरों के बीच का जो एरिया है वो ड्राई रखा कीजिए। अगर वो गीला रहेगा तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन वहां पे हो सकता है। आपके जेनिटल ऑर्गन को क्लीन करने के लिए कोई भी साबुन का या कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल मत कीजिए, या कोई भी हार्श प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। जेनिटल ऑर्गन्स को क्लीन करने के लिए हमेशा इंटीमेट वॉश का ही इस्तेमाल कीजिए। कंफर्टेबल अंडरवेयर जो है वो वेयर कीजिए, स्पेशली कॉटन के। कोई भी ऐसे मटेरियल यूज मत कीजिए जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो, आपको ईचिंग वहां पे महसूस हो। और आपके जो सैनिटरी नैपकिन्स है वो सही तरीके से डिस्कार्ड कीजिए। कहीं पे भी यहाँ वहां मत डालिए, क्योंकि उसकी वजह से फिर एनवायरनमेंट में गंदगी फैल सकती है और बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो सकती है। हमेशा सैनिटरी नैपकिन्स के ओवर क्लोथ को इस्तेमाल मत कीजिए, सैनिटरी नैपकिन्स को ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन जो है वो एक अच्छे से एक सेफेस्ट ऑप्शन है जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। तो कॉटन के क्लोथ का, ये कोई भी क्लोथ का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि जब आप क्लोथ इस्तेमाल करते हो तो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट आपको महसूस होता है, अनकंफर्टेबल होता है वो, और स्टेनिंग होने की प्रॉब्लम थोड़ी सी वहां पे ज्यादा होती है। तो ऑलवेज यूज सैनिटरी नैपकिन्स। इसके बाद की जो फेज होती है वो होती है अडल्टहुड की। अडल्टहुड मतलब क्या है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। यहाँ पे एक जो मेन मुद्दा उठता है वो है शादी का, कि जैसे लड़की 18 साल की पूरी हो जाती है, 20 साल हो जाते हैं, उसका ग्रेजुएशन मान लो पूरा हो जाता है, तो घर वाले उसके शादी के पीछे लग जाते हैं। तो ये अडल्टहुड जो है, मतलब आफ्टर 18 ईयर्स वाला जो एज है, हर एक लेडीज के लाइफ में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस लेके आता है। इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होता है वो है सेक्सुअल हाइजीन। सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए पहले तो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेक्सुअल हाइजीन के अगर आपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं की तो आपकी सेक्सुअल हाइजीन भी सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पाएगी। और सेक्सुअल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आपको यहाँ पे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, यूटीआई की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, ऐसी कई सारी बीमारियां बहुत हो सकती है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऐसे कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल मत कीजिए जो आपको ईचिंग देगा, इरिटेशन देगा। कोई भी स्प्रेस का इस्तेमाल मत कीजिए आपके जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर जो आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकती है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से पहले और सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद दोनों टाइम भी आपके जेनिटल ऑर्गन सही तरीके से क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो सही तरीके से क्लीन नहीं होंगे तो वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। अभी इसमें जो एक साइकिल आती है वो है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन की साइकिल, कि यहाँ पे अडल्ट मतलब जैसे शादी हो जाती है तो वहां पे माँ, एक मदरहुड जो है वो उनके लाइफ में आ जाता है। और मदर होना, माँ होना, ये हर एक लेडी का एक सपना होता है, एक इमोशन है। ये कोई भी लेडी डिनाई नहीं कर सकती, कोई भी लेडी ऐसे नहीं बोल सकती कि मुझे माँ नहीं बनना।
हर एक लेडी की एक फैंटेसी होती है कि यस, वो मदरहुड की जो एक लाइफ साइकिल है वो उनके लाइफ के अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो प्रेगनेंसी है ना, ये दो टाइप कंसिस्ट करती है। पहला है प्रीनेटल केयर और दूसरा है पोस्टपार्टम केयर। प्रीनेटल केयर मतलब बिफोर बर्थ, बच्चे को जन्म देने से पहले की फेज, और पोस्टपार्टम केयर मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद की, आफ्टर बर्थ वाली हेल्थ। तो ये दोनों कंडीशंस मैनेज करना जरूरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब जब आप लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके समय आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो हम पहले बात करेंगे। तो प्रीनेटल केयर बहुत जरूरी है। अगर आपने बिफोर प्रेगनेंसी अगर आपका ख्याल नहीं रखा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बच्चों के ऊपर हो सकता है, बेबी के ऊपर हो सकता है। तो ये बेबी के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना हो तो आपको आपके लाइफ को हेल्दी रखना इज वेरी वेरी इसेंशियल। उसके लिए अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो उसको बंद कर दीजिए। अल्कोहलिज्म अगर आप पीते हो तो उसको बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई भी ऐसे इलनेस की कंडीशन है या अगर आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है तो आप जल्दी से जाके डॉक्टर से बात कीजिए। कोई भी चीज आपके डॉक्टर से छुपाइए मत। अगर कोई भी चेंजेस आपके बॉडी के अंदर आपको लगते हैं, कोई भी अलग बर्ताव आपके शरीर के अंदर आपको लगता है तो आप आपके डॉक्टर से हमेशा बात कीजिए। इसके बाद रेगुलर चेकअप होना बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर चेकअप नहीं करोगे तो बच्चों की हेल्थ हम समझ नहीं पाएंगे, बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद हेल्दी फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट का कंजम्पशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है इस टाइम पे बॉडी को सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आपको प्रीनेटल केयर में कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि आपकी रूटीन टेस्ट करवाते रहिए, आपकी स्क्रीनिंग जो आप सोनोग्राफी करवाते हो तो जैसे डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है तो उस अकॉर्डिंगली सोनोग्राफी रिपोर्ट कराते रहिए। इसके बाद आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर आपका वजन जो है वो बढ़ता रहना चाहिए, वेट गेन होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका वेट गेन होना जरूरी है। बेबी की ग्रोथ एंड बेबी का हार्ट रेट, स्पेशली ये दो चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बहुत ज्यादा मॉनिटर करना जरूरी है। स्पेशल डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डॉक्टर जैसे आपको सजेस्ट करते हैं उस अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज एंड डाइट आप आपके अकॉर्डिंगली ले सकते हो। हर टाइम बेबी की पोजीशन चेक करते रहिए। बेबी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर उसको भी चेंजेस को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी प्रेगनेंसी ये जो फेज है ना, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन एक महिलाओं के लाइफ में आ सकते हैं। तो हर एक चीज के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आजकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, और इसीलिए आजकल ज्यादा केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इसके बाद आता है पोस्टपार्टम केयर। मतलब जैसे डिलीवरी हो जाती है ना तो सारा ध्यान हमारा कहाँ पे चला जाता है, बच्चों के ऊपर चला जाता है। बट आफ्टर डिलीवरी भी उतना ही ख्याल करना लेडी का जरूरी है, क्योंकि लेडी अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है बच्चों को। तो लेडी को जो है अच्छी मात्रा में स्लीप, नींद आना अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो डिप्रेशन में रहेगी, मेंटली स्ट्रेस रहेगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट उनके ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। उनके न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी वुमेन का, एक महिलाओं का वेट गेन बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे वेट मैनेज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी ऐसी तली हुई चीजें मत खाइए, स्पेशली आफ्टर डिलीवरी। अगर आप ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे तो उसका इफेक्ट आपके वेट के ऊपर तो होगा ही होगा, पर उसके साथ साथ आपके बच्चों के हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है। ज्यादातर आपके खाने के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इन्वॉल्व कीजिए ताकि आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। और पानी अच्छे से पीते रहिए, फ्लूइड अच्छे से पीते रहिए। पानी हो गया, जूस हो गया, तो ये जो लिक्विड्स है वो आपके बॉडी के अंदर अच्छे मात्रा में जाना जरूरी है। इसके बाद होता है लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। अगर कोई भी जो आपकी मैमरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करती है आफ्टर डिलीवरी के बाद में,
अगर कोई भी महिलाओं के अंदर, बॉडी के अंदर अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। उनको ब्रेस्ट मिल्क सही तरीके से फॉर्म नहीं होगा और उसका फिर इफेक्ट आपके बच्चों के ऊपर हो सकता है। अभी ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से महिलाएं ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगी? तो पहला है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में हो, टेंशन में हो, तो आपको यहाँ पे लैक्टेशन के ऊपर उसका इफेक्ट दिख सकता है। पीसीओडी की अगर आप पेशेंट हो तो आप सही तरीके से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाओगे। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर आप ओबेसिटी में आ गए हो, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको डायबिटीज की कंडीशन हो गई है, जेस्टेशनल डायबिटीज अगर आपको हुआ है, तो भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत आएगी। अगर आपको अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है, अगर कोई महिलाओं को अल्कोहलिज्म करने की आदत है, तो वो भी आपके ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। इवन आपके बच्चा जो है वो सही तरीके से सकलिंग अगर नहीं कर रहा है, प्रॉपर अगर वो दूध नहीं पी रहा है, सक नहीं कर रहा है, तो भी आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो डू एंश्योर कि आपके बच्चे को हर एक 1-1.5 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग आप करवाओ। जितना आप कम ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे उतना ब्रेस्ट मिल्क भी कम प्रोड्यूस होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। अभी आपको कौन से हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है ड्यूरिंग लैक्टेशन? तो पहला आपके फूड के ऊपर, आपके न्यूट्रिशन के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। आपको अगर कोई बीमारी है, अगर आप कमजोर फील करते हो, तुरंत जाके डॉक्टर से बात कीजिए। ज्यादा स्ट्रेस में मत लीजिए। जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को करवाते हो तो ब्रेस्ट फीडिंग करने से पहले उस जगह को, आपके ब्रेस्ट को अच्छे से गर्म पानी के साथ क्लीन कर लीजिए और फिर बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद भी उस जगह को अच्छे से क्लीन करना जरूरी है। अदरवाइज वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है और उसकी वजह से फिर बच्चों में डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको वोमिटिंग हो सकती है। तो वो ब्रेस्ट जो है वो भी अच्छे से क्लीन करना, वो निप्पल्स भी अच्छे से क्लीन करना, गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से आप क्लीन करो ताकि वहां पे इन्फेक्शन ज्यादा क्रिएट ना हो। ऐसे कोई भी चीजें आपके ब्रेस्ट के ऊपर अप्लाई मत कीजिए जो आपके ब्रेस्ट में दिक्कत दे सकती है, आपके बच्चों में दिक्कतें दे सकती है। पानी ज्यादा पीते रहिए। अगर आपने अच्छे से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाए, अच्छे से अगर आप न्यूट्रिशन नहीं खाओगे, तो बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पाएगा। तो अगर बच्चों के हेल्थ का ख्याल रखना है तो आपको पहले खुद खाना बहुत जरूरी है। अगर आपने खाना कम कर दिया, अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया, तो बच्चों को भी वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज का आप सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। इसके बाद जो एज आती है वो है लास्ट वाली एज, वो है आपकी इसके बाद जो आती है वो है आपकी मिडल एज। मिडल एज मतलब यहाँ पे आपकी मेनोपॉज होना शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होना शुरू हो जाती है। ये एज है 40-45 के बीच में। तो यहाँ पे आपको डिप्रेशन बहुत महसूस होगा, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी, अकेलापन आपको बहुत महसूस होगा। यहाँ पे आपका वजन बढ़ सकता है, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा यहाँ पे हो सकते हैं और यहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी भी आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको जैसे आपकी उम्र 40 क्रॉस कर देती है ना, तो आप चिड़चिड़ बहुत ज्यादा करोगे, आप मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस रहोगे। तो यहाँ पे आपको आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो साइकिल आती है वो है आपकी मेनोपॉज की साइकिल। मेनोपॉज जब आता है मतलब आपके जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने का टाइम आता है, तो यहाँ पे आपके शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपको सर दर्द होने लगता है, आपका हार्ट रेट कम ज्यादा हो सकता है, आपके ब्रेस्ट की साइज बढ़ सकती है, आपके ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, आपको थकावट बहुत हो सकती है, याददाश्त की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, डिप्रेशन आपको महसूस हो सकता है, इवन आपको स्किन में एलर्जीज भी बहुत ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेनोपॉज जब आपको आता है तो आपके शरीर के अंदर हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है और हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से आपको सर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, पूरे शरीर के अंदर दर्द हो सकता है। आपका जो मूड है वो बहुत लो रहेगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत डाउन आप फील करोगे, पेट में जलन आपको महसूस होगी और आपको जो है मसल्स में भी दर्द होगा और वजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
तो आप क्या क्या डाइट थेरेपी कर सकते हो ताकि आप आपको मेंटेन रख सको। पहला है स्मोकिंग को बंद कीजिए अगर कोई करता है तो। डाइट लेते वक्त उसके अंदर फैट को कम कीजिए और फाइबर के इंटेक को बढ़ाइए। तो मेनोपॉज की लेडीज जो यहाँ पे मुझे सुन रही है वो ज्यादातर उनके डाइट के अंदर फाइबर्स, कैल्शियम, विटामिन डी, ये 3 चीजें ज्यादा इंक्लूड करेंगे। फाइबर्स, विटामिन डी एंड कैल्शियम, क्योंकि ये उनके बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली मेनोपॉज के टाइम पे दौरान। उनके वेट को उनको मैनेज करना है तो आप वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो। एटलीस्ट वेट को मैनेज कीजिए क्योंकि आपको मेनोपॉज के टाइम पे आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ठंडा पानी पीजिए, मटके का पानी पीजिए। आप जूसेस पी सकते हो ताकि पेट में आपको ज्यादा गर्मी ना महसूस हो। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हेल्दी खाना खाइए और हर्बल रेमेडीज का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। कोई भी मेडिसिन ज्यादा मत खाइए। हर्बल रेमेडीज जितना आप नेचुरल वे में आप आपके बॉडी को जितना बैलेंस रख पाओगे उतना रखिए ताकि आपको कोई भी साइड इफेक्ट ना मिले। इसके बाद जो आपका लास्ट एज आता है वो है आपका ओल्ड एज। ओल्ड एज जो है बेसिकली ओल्ड एज के अंदर आपको बहुत ज्यादा आपके मेंटल कंडीशंस के ऊपर इफेक्ट दिखेगा। आप खाना खाना के लिए मना कर दोगे, आप मेडिकल अटेंशन के लिए मना कर दोगे, मतलब अक्सर आप बोलोगे कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे दवाइयाँ नहीं खाना है। आपको थोड़ी सी डिसेबिलिटी हो जाती है, आंखों से कम दिखना शुरू हो जाता है, कानों से कम सुनना शुरू हो जाता है, इमोशनल डिपेंडेंसी आ जाती है। आप जल्दी से इमोशनल हो जाते हो, चिड़चिड़ करने लगते हो, बच्चों की तरह हरकतें यहाँ पे थोड़ी सी ओल्ड एज में होने लगती है। इवन यहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर हमारी बहुत बढ़ जाती है कि कोई मुझे लेके जाएगा, कोई मुझे खाना देगा, कोई मुझे हंसाएगा, कोई मेरे से बात करेगा, तो हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पे हो जाती है। और इस एज में मतलब 60-65 के बाद आपके शरीर के अंदर थायराइड, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसलिए आपके हेल्थ के ऊपर थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसली ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थे हमारे 4 फेजेस टोटल। पहला था टीनेज, उसके बाद क्या था अडल्टहुड, मिडल एज और आपका ओल्ड एज। तो ये 4 स्टेज के बारे में आज हमने बहुत ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। डिटेल में आपको जानकारी हम अगला वाला सेशन जब हम करेंगे तब हम देंगे। तो हमने ओवरव्यू ले लिया है। इन डिटेल हम अलग अलग एक एक एज के बारे में बात करेंगे। पहले हम टीनेज के बारे में बात करेंगे, फिर अडल्टहुड के बारे में बात करेंगे, फिर हम मिडल एज के बारे में बात करेंगे और फिर हम ओल्ड एज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने एटलीस्ट थोड़े बहुत तो जो चेंजेस आपके लाइफ में होते हैं उसको आपने नोट डाउन किया होगा। बेसिक चीजों को भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप अच्छे से आप आपके हेल्थ को मैनेज कर सकते हो। बस लेडीज को खासकर इतना ही ध्यान रखना है कि वो मेंटली स्ट्रांग रहे। मेंटल हेल्थ जो है ना उनकी, वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर वो मेंटली कमजोर हो गए तो उनके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती है। तो यहाँ पे लेडीज को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए उनके पार्टनर का भी, उनके घर वालों का भी इक्वली हाथ होता है। तो यहाँ पे जितने भी जेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं वो उनके लेडीज को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तू यहाँ पे नहीं जाना, तू ये नहीं खाना, तू ये नहीं पहनना, किसी से बात नहीं करना, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप यही करोगे, मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही करोगे। डोंट डू दैट। ये बॉस गिरी जो है अभी थोड़ी सी कम कर दीजिए, क्योंकि करने के लिए आपकी लेडीज तो सब बातें आपकी मानेगी क्योंकि वो आपकी लाइफ पार्टनर है। बट एक बार अगर आप उनके मेंटल हेल्थ के बारे में सोचोगे तो बहुत ज्यादा वो डिप्रेस फील कर सकती है। तो यहाँ पे उनके मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। आई नो हमारे सारे वेस्टिजियंस उनके पार्टनर का इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई भी वेस्टिजियंस नहीं है जो उनके पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। बट हमें यही इंफॉर्मेशन, यही एक जो कल्चर है हमारे पूरे दुनिया में भी स्प्रेड करना जरूरी है, क्योंकि आजकल 90% जो लेडीज है ना वो अंडर मेंटल प्रेशर होती है और इसी की वजह से कंपेयर टू जेंट्स लेडीज को बीमारियां ज्यादा होती है।
इसलिए लेडीज को मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग जितना रहोगे आप उतना अच्छे से आपके हेल्थ को मेंटेन कर पाओगे। अभी यहाँ पे आज मैंने कोई भी प्रोडक्ट्स की बात नहीं की है, एक जनरल आपको इंफॉर्मेशन देने की बात की है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी तो हम वुमेन्स हेल्थ का प्रोग्राम करते हैं तो उसके अंदर तो हम उसके बारे में बात करते ही करते हैं, राइट। सो आज मैं आपको ज्यादा सप्लीमेंट नहीं बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो वहां पे प्रॉब्लम तो बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो अभी आपने जो भी चीजें सुनी है, स्पेशली मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सेक्सुअल हाइजीन, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही हम गलतियां कर बैठते हैं और कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। तो टिल द टाइम, थैंक यू सो मच एंड आई होप सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। एंड ड्रिंक वाटर, पानी पीते रहिए, जूस पीते रहिए, फल खाते रहिए, सप्लीमेंट टाइम पे लेते रहिए और मेंटली स्ट्रांग रहिए। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मेंटली डिप्रेस मत रहिए, मेंटली स्ट्रांग रहने की हमेशा कोशिश कीजिए। सो थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।